टूवर्ड्स एकेडमी पर स्वागत है आप लोगों का। आज के इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस का मॉक टेस्ट शुरू कर रहे हैं और ये मॉक टेस्ट सीरीज रेगुलर चलेगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप लोगों को अपडेट मिलता रहे और चैनल को लाइक और शेयर भी कीजिए। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे 3 कथन लिखे गए हैं। तो पहला कथन है कि महाजनपदों में केवल अस्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था, और दूसरा कथन है कंबोज उत्तरापथ में स्थित था, और तीसरा कथन है कि आधुनिक बुंदेलखंड का इलाका प्राचीन काल में मत्स्य महाजनपद था। और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें कौन सा सही है। तो यहाँ पे यह क्वेश्चन महाजनपदों से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो अस्मक महाजनपद है ये दक्षिण भारत में ही स्थित था। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला और दूसरा ये दोनों सही है, तीसरा यहाँ पे गलत है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 16 महाजनपदों से संबंधित है, या प्रश्न 16 महाजनपदों से संबंधित है। तो बौद्ध ग्रंथ का जो अंगुत्तर निकाय है इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। महाजनपदों में केवल जो अस्मक महाजनपद है यही दक्षिण भारत में स्थित था। तो यहाँ पे पहला कथन सही हो गया। और 16 महाजनपदों में अस्मक ही ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। इसकी राजधानी पोतन मानी जाती है। बाकी अधिकांश महाजनपद उत्तर भारत में थे। आपको पता ही होगा कि जो 16 महाजनपद थे उसमें 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे, 3 महाजनपद बिहार में थे, अंग मगध वज्जी, ये तीनों महाजनपद बिहार में स्थित थे, और एक महाजनपद दक्षिण भारत में था, उसका नाम था अस्मक। और कंबोज, यहाँ पे जो दूसरा कथन है कंबोज उत्तरापथ में स्थित था, तो ये भी कथन सही है, क्योंकि कंबोज महाजनपद भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित था। यह वर्तमान अफगानिस्तान और कश्मीर के आसपास माना जाता है। प्राचीन व्यापारिक मार्ग उत्तरापथ इसी क्षेत्र से होकर गुजरता था। और जो यहाँ पे तीसरा कथन लिखा है कि आधुनिक बुंदेलखंड का इलाका प्राचीन काल में मत्स्य महाजनपद था, ये गलत है, क्योंकि मत्स्य महाजनपद वर्तमान राजस्थान के जयपुर, अलवर और भरतपुर क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। जबकि आधुनिक बुंदेलखंड क्षेत्र जो है वो चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। तो यहाँ पे ये पहला और दूसरा कथन सही था। दूसरा क्वेश्चन है कि नीचे यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं। तो यहाँ पे एक कथन है और दूसरा कारण है। तो यहाँ पे कथन है कि अशोक का बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण उसका भाब्रू से प्राप्त लघु शिलालेख है, और इसका कारण है कि इस शिलालेख में अशोक स्पष्टतः बुद्ध, धम्म तथा संघ का अभिवादन करता है। ये दोनों कथन, मतलब यहाँ पे ये कथन सही है और इसका कारण भी सही है, क्योंकि अशोक का बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण उसका भाब्रू से प्राप्त लघु शिलालेख ही है, और भाब्रू शिलालेख राजस्थान के विराटनगर से प्राप्त हुआ था। इसे बैराट शिलालेख भी कहा जाता है। इस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध के उपदेशों का अनुयायी बताया है। इसमें अशोक ने कुछ बौद्ध ग्रंथों एवं उपदेशों की प्रशंसा भी की है। इसी कारण इतिहासकार इसे अशोक के बौद्ध धर्म स्वीकार करने का सबसे स्पष्ट प्रमाण मानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश के समय अवध में पीड़थू का विद्रोह हुआ था। और दूसरा कथन है कि अलाउद्दीन द्वारा राज्य में आंतरिक विद्रोह से निपटने के लिए रक्त और तलवार की नीति अपनाई गई। और गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो इसमें असत्य कथन चुनना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से असत्य कथन कौन सा ये चुनना है। तो यहाँ पे जो असत्य कथन है वो है कथन नंबर 2 कि अलाउद्दीन द्वारा राज्य में आंतरिक विद्रोह से निपटने के लिए रक्त और तलवार की नीति अपनाई गई। ये गलत है, क्योंकि अलाउद्दीन द्वारा राज्य में मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए रक्त और तलवार की नीति अपनाई गई थी। यहाँ पे आंतरिक विद्रोह के लिए नहीं, मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए। और जो तीसरा कथन है कि गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी बहुत दूर है, ये सही कथन है। हुनूज दिल्ली दूरस्थ ये कहा जाता है, उसमें ये कथन सही है। और यहाँ पे जो पहला कथन है कि इल्तुतमिश के समय अवध में पीड़थू का विद्रोह हुआ था, ये भी सही है। तो इसमें गलत कथन था कथन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ पे राज्य है और उसका राज्य चिन्ह है, जैसे चोल का बाघ, चेर का धनुष बाण और पांड्य का मछली है। तो इसमें से चुनना था कि कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पे तीनों जो ऑप्शन है ये तीनों सही सुमेलित है। जैसे यहाँ पे चोल वंश का राज्य चिन्ह बाघ था। चोल शासक शक्तिशाली नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, और राजा चोल प्रथम और राजेंद्र चोल प्रथम इसके महान शासक थे। और जो चेर राजवंश है इसका जो राज्य चिन्ह था वो था धनुष बाण, और यह राज्य वर्तमान केरल क्षेत्र में स्थित था, चेर राजवंश। और चेर शासक समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे।
और पांड्य राज्य, इसका जो राज्य चिन्ह था ये मछली था। पांड्य वंश का राज्य चिन्ह मछली था। इसकी राजधानी मदुरै था और पांड्य राज्य मोती व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे एक तरफ ये प्रमुख दक्कन राज्य है, दूसरी तरफ उसके संस्थापक कौन थे, इन दोनों को मिलान करना है। तो यहाँ पे एक तरफ ये बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर है और दूसरी तरफ इनके संस्थापक हैं, तो इनको मिलान करना है। तो यहाँ पे जो बीजापुर है इसके संस्थापक थे यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर राज्य में आदिल शाही डायनेस्टी की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी। इसे आदिल शाही वंश भी कहा जाता है। और जो अहमदनगर है, अहमदनगर का संस्थापक थे मलिक अहमद निजाम शाह ने की थी। इसे निजाम शाही वंश भी कहा जाता है। और गोलकुंडा में कुतुब शाही डायनेस्टी की स्थापना सुल्तान कुली कुतुब शाह ने की थी। और जो बीदर राज्य है, यहाँ पे बीदर में बरीद शाही वंश की स्थापना अमीर अली बरीद ने की थी। इनके नाम पर बरीद शाही वंश पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देशों में से कौन सा दास तटीय रेखा से संबंधित है। तो यहाँ पे जो 5 ये देश है अफ्रीका महाद्वीप के, इसमें से ये बताना है कि कौन सा दास तटीय रेखा है। तो यहाँ पे लाइबेरिया, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, सियरा लियोन, ये 5 देश यहाँ पे लिखे गए हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वह दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ पे टोगो, बेनिन और नाइजीरिया है, ये तीनों दास तटीय रेखा से संबंधित है। तो दास तटीय जो है वो पश्चिमी अफ्रीका के उस तटीय क्षेत्र को कहा जाता था जहां से यूरोपीय व्यापारी बड़ी संख्या में अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाकर अमेरिका ले जाते थे। यह क्षेत्र मुख्यतः गिनी की खाड़ी के आसपास स्थित था और दास तटीय रेखा टोगो, बेनिन एवं नाइजीरिया से संबंधित है। जैसे यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे अफ्रीका की यह तटीय रेखा है और ये उससे कौन संबंधित देश है। तो जैसे खाद्यान्न तटीय रेखा यानी ग्रेन कोस्ट लाइन से संबंधित है सियरा लियोन एवं लाइबेरिया। आइवरी तटीय रेखा से संबंधित है आइवरी कोस्ट और स्वर्ण तटीय रेखा से संबंधित है घाना। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जो कूट दिया है इसी कूट के अनुसार। तो यहाँ पे एक तरफ ये सूची 1 में पर्वत हैं और दूसरी तरफ ये किस प्रकार के पर्वत हैं। तो यहाँ पे जैसे यूराल, सियरा नेवादा, ब्लैक हिल्स, किलिमंजारो, ये 4 पर्वत के नाम लिखे हैं। और यहाँ पे किस प्रकार के हैं, जैसे ज्वालामुखी पर्वत, गुंबदाकार पर्वत, खंड पर्वत और वलित पर्वत लिखे गए हैं। तो यहाँ पे जो यूराल पर्वत है वो एक प्रकार का वलित पर्वत है और सियरा नेवादा खंड पर्वत है, ब्लैक हिल्स गुंबदाकार पर्वत है और किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है। और जो किलिमंजारो ये पर्वत है ये तंजानिया में स्थित है और ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत यही है, अफ्रीका महाद्वीप का किलिमंजारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करें। यहाँ पे 4 नदी के नाम है, केन, बेतवा, चंबल और सिंध। उपयुक्त नदियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम का चयन करना है। तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे पश्चिम से पूर्व इन नदियों को एक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा चंबल नदी। चंबल नदी इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से होता है। यह राजस्थान और मध्य प्रदेश से बहती हुई यमुना में मिल जाती है। यह चारों नदियों में सबसे पश्चिम स्थित है। तो यहाँ पे चंबल के पूर्व में ये सिंध नदी है। पहले चंबल नदी आएगा, चंबल नदी, फिर चंबल नदी के पूर्व में सिंध नदी, सिंध नदी के पूर्व में बेतवा नदी, अब बेतवा नदी के पूर्व में केन नदी आएगा। तो इनका क्रम यही हो जाएगा कि पहले चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और यहाँ पे जो केन नदी है ये बुंदेलखंड क्षेत्र की एक नदी है। यह पन्ना क्षेत्र से बहती हुई यमुना में मिलती है और चारों में यह सबसे पूर्व दिशा में स्थित है। और यहाँ पे जो चारों नदी लिखी गई है, केन, बेतवा, चंबल, सिंध, ये सभी नदियां यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केरल रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और दूसरा कथन है कि भारतीय रबर शोध संस्थान कोच्चि केरल में है। इसमें से सत्य कथन चुनना है। तो यहाँ पे जो पहला कथन लिखा गया है कि भारत में केरल रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यह कथन सत्य है। और दूसरा जो कथन है कि भारतीय रबर शोध संस्थान ये कोच्चि केरल में है, ये गलत है, क्योंकि ये कोच्चि में ना, ये कोट्टायम केरल में स्थित है, रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी एक शैल आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से नहीं बनती है। तो यहाँ पे नीस, एम्फीबोलाइट, सिस्ट और फाइलाइट है। कौन से इसमें शैल जो है वो आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से नहीं बनती है, तो वो है फाइलाइट। तो फाइलाइट का निर्माण रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से हुआ है और अन्य सभी शैलें आग्नेय चट्टानों द्वारा निर्मित है। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से ये नीस, एम्फीबोलाइट और सिस्ट ये तीनों बनते हैं
और आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण के बाद फिर से पुनः रूपांतरण से ये फाइलाइट का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे एक तरफ ये सम्मेलन लिखा है और इस सम्मेलन में क्या निर्णय लिए गए हैं तो दूसरी सूची में लिखा गया है, जैसे हेलसिंकी सम्मेलन, वियना सम्मेलन, कानकुन सम्मेलन और पृथ्वी रियो सम्मेलन। और इस साइड में जैसे सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा, हरित जलवायु कोष की स्थापना, एजेंडा 21 स्वीकृत या ओजोन स्तर का संरक्षण, इन दोनों को आपस में मिलान करना है। तो यहाँ पे जैसे हेलसिंकी सम्मेलन जो है ये सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित है और वियना सम्मेलन ये ओजोन परत का संरक्षण से संबंधित है। और वियना सम्मेलन ये 1985 में ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसके आधार पर ही बाद में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू किया गया। और जो यहाँ पे कानकुन सम्मेलन है ये हरित जलवायु कोष की स्थापना से संबंधित है। और पृथ्वी रियो सम्मेलन जो 1992 में गठित हुआ था, यहाँ पे एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र एवं गंगा की संयुक्त धारा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। तो यहाँ पे जो पहला कथन है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है, ये सही है। और जो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र एवं गंगा की संयुक्त धारा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, ये गलत है, क्योंकि इसको मेघना नदी कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो, भारत में ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में जमुना कहलाती है। यह बांग्लादेश में दक्षिण दिशा की ओर बहती है और ब्रह्मपुत्र एवं गंगा की संयुक्त धारा को मेघना नदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत के इतिहास के संदर्भ में भाजा की गुफाओं से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो इसमें जो पहला कथन है कि इनमें भारतीय कला में ढोलक का सबसे पहला चित्रण मिलता है और उनमें भारत के सबसे पुराने विदित संगीत के संकेत चिन्ह मौजूद हैं। और सातवाहन काल के दौरान गुफाओं का उपयोग संगीत विद्यालय के रूप में किया जाता था। और इन गुफाओं में की गई नक्काशी से साबित होता है कि तबला एक ताल वाद्य यंत्र का उपयोग भारत में कम से कम 2300 वर्षों से किया जा रहा है। तो ये भाजा की गुफाओं से संबंधित है। तो इसमें जो सही कथन है वो यह है कि इन गुफाओं में की गई नक्काशी से साबित होता है कि तबला एक ताल वाद्य यंत्र का उपयोग भारत में कम से कम 2300 वर्षों से किया जा रहा है। तो भाजा जो गुफाएं हैं वे संगीत वाद्य यंत्रों का वर्णन है, लेकिन ढोलक जैसे कि आज जानी जाती है गुफा की नक्काशी में विशेष रूप से चिन्हित नहीं है। और नक्काशी ताल वाद्य यंत्रों के सामान्य प्रतिनिधित्व पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है, लेकिन निश्चित रूप से उन्हें ढोलक के रूप में नहीं पहचानती है, इसलिए यह पहला कथन गलत हो गया। जबकि भाजा गुफाओं में संगीतकारों और वाद्य यंत्रों के चित्रण हैं। इन गुफाओं से कोई ज्ञात संगीत संकेतन या लिखित रिकॉर्ड नहीं है। इस तरह यह दूसरा कथन भी गलत हो गया, क्योंकि इसमें कहा है कि संगीत के संकेत चिन्ह मौजूद हैं। और जो तीसरा कथन है कि भाजा गुफाओं का उपयोग मुख्य रूप से बौद्ध मठ स्थल के रूप में किया जाता था, न कि संगीत विद्यालय के रूप में। इसकी स्थापना 2री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुई थी, जो सातवाहन काल से पहले की है। तो ये तीसरा कथन भी गलत हो गया। और भाजा गुफाओं में आधुनिक तबला के समान ताल वाद्य बजाने वाले संगीतकारों की नक्काशी है। यह चित्रण इस बात का प्रमाण है कि ऐसे उपकरण या उनके प्रारंभिक रूप लगभग 2300 वर्ष पहले भारत में उपयोग में थे। जो डी कथन है ये सही हो गया। यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मृदा आधारित पोषक तत्वों से भरपूर कृषि क्षेत्र में पौधा उगाने की एक विधि है। और दूसरा कथन है कि यह शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहां कृषि योग्य भूमि प्रदूषित है। तो इन दोनों कथन में कौन सही है। तो यहाँ पे जो दूसरा कथन है कि यह शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहां कृषि योग्य भूमि प्रदूषित है, ये सही है। लेकिन यहाँ पे जो पहला कथन है कि यह मृदा आधारित पोषक तत्वों से भरपूर कृषि क्षेत्रों में पौधे उगाने की एक विधि है, ये गलत है, क्योंकि यह मृदा आधारित नहीं, ये मृदा के बिना उगाया जाता है और यह जल आधारित कृषि से संबंधित है। और हाइड्रोपोनिक्स शहरी और उप शहरी क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है, विशेषकर उन स्थानों पर जहां कृषि योग्य भूमि सीमित या प्रदूषित है। यह नियंत्रित वातावरण जैसे ग्रीन हाउस या इंडोर सेटअप में फसलों की खेती को संभव बनाता है, जिससे उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता के बिना खाद्य उत्पादन किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे भारत के संविधान के संदर्भ में जो न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से कहाँ उल्लेखित है। प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों दोनों में, प्रस्तावना में या केवल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, न तो प्रस्तावना और न ही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। तो इसका आंसर होगा कि प्रस्तावना और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत दोनों में
इसका स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है, तो उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है। तो यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का स्पष्ट उल्लेख है। और यहाँ पे जो दूसरा है कि भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 38 है उसमें भी लिखा गया है कि राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए यथासंभव प्रभावी रूप से एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करने का प्रयास करेगा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को सूचित करेगा। और राज्य विशेष रूप से आय में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले या विभिन्न व्यवसायों में लगे लोगों के समूहों के बीच भी स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा। तो इस तरह इसका आंसर होगा प्रस्तावना और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत दोनों में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।